हाय एवरीवन, कैसे हैं? एकदम झक्कास। तो पढ़ाई मस्त चल रही है, तो इसी तरह से मचाते रहिए। आज मैं आपके लिए लेके बेसिकली आ गया हूँ फ्लूइड मैकेनिक्स। इसके जो है ना एक एक फार्मूला विद कॉन्सेप्ट के साथ अपन डिस्कशन करेंगे, ठीक है? क्योंकि फार्मूला अभी आपके दिमाग में फिट रहना चाहिए, है ना? जेई मेन का एग्जामिनेशन अपने को पता है, जनवरी में इसका रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है, तो अपन इसको पूरा कॉन्सेप्ट आना चाहिए, है ना? विद फार्मूला आपके दिमाग में फिट होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को गवाए हुए, ठीक है? तो गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, नमस्ते, जय हिंद, जब भी आप वीडियो देख रहे हो तो ठीक है। चलिए शुरू करते हैं, ठीक है? चलिए, फ्लूइड मैकेनिक्स में बोलता है फ्लूइड ऐसा सब्सटेंस को बोलते हैं जो फ्लो हो सके, ठीक है? क्योंकि फ्लूइड पे आप कोई भी फोर्स लगाते हो तो वो उसके टेंजेंशियल जो फोर्स होते हैं उसको सस्टेन नहीं कर पाता, ठीक है? जिसकी वजह से वो फ्लो होता है, ठीक है? तो अच्छा, वही यहाँ पे लिखा फ्लूइड कैन नॉट सस्टेन अ फोर्स दैट इज टेंजेंशियल टू इट्स सरफेस। किसी फ्लूइड के सरफेस पर अगर आप फोर्स लगाते हैं तो वो फ्लूइड आगे की ओर बढ़ जाती है, ठीक है? अच्छा, अपने को बेसिकली जो पढ़ना है, तीन सेक्शन में इसको बांटते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स को। एक तो हो गया फ्लूइड स्टैटिक्स की बात करते हैं, फिर जाके फ्लूइड डायनामिक्स की बात करेंगे, फिर जाके जो विस्कस फ्लूइड है ना? जैसे कि आप स्टोक्स लॉ वगैरह के बारे में पढ़ते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी के बारे में पढ़ते हैं, वो सब अपन फिर जाके देखेंगे, ठीक है? तो तीन पार्ट है अपने पास, एक फ्लूइड स्टैटिक्स है, फ्लूइड डायनामिक्स है, फिर जाके विस्कस फ्लूइड है, ठीक है? अच्छा, इसमें मोस्ट मोस्ट ऑफ द टाइम अपन आइडियल फ्लूइड की बात करेंगे। आइडियल फ्लूइड कहने का मतलब ये है कि ऐसा फ्लूइड जिसको आप कंप्रेस नहीं कर सकते, इनकम्प्रेसिबल है। इनकम्प्रेसिबल कहने का मतलब ये हो गया कि उसकी जो है ना डेंसिटी कांस्टेंट है, ठीक है? उसके डेंसिटी को आप चेंज नहीं कर सकते हैं, मास कांस्टेंट है और उसके वॉल्यूम भी कांस्टेंट है ना? अच्छा, फिर जाके वो नॉन विस्कस है ना? नॉन विस्कस भी है वो। तो अब फ्लूइड स्टैटिक्स पहले, इसमें अपन फ्लूइड स्टैटिक्स देखेंगे, फिर जाके फ्लूइड डायनामिक्स की बात करेंगे, ठीक है? तो प्रेशर प्रेशर जो होता है, जो किसी भी पॉइंट पर अगर प्रेशर लगता है तो वो परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, ठीक है? एफ, ये कोई सरफेस है उस पर मैं फोर्स लगा रहा हूँ, फोर्स डिवाइड बाय एरिया। कौन सा फोर्स? जो फोर्स सरफेस के परपेंडिकुलर है, ठीक है? अच्छा, यूनिट क्या होता है? पास्कल, न्यूटन पर मीटर का। ये सब छोटी छोटी बातें अपने को ध्यान में रहनी चाहिए। और 1 एटीएम में जो प्रेशर होता है 1.013 10 टू पावर 5, इसी को रफली आप 10 टू पावर 5 यूज करते हो, ठीक हो गया? अच्छा, अब रिलेटिव डेंसिटी की बात करते हैं। रिलेटिव डेंसिटी मतलब दो डेंसिटी का रेशियो, ठीक है? डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, है ना? इसको अपना बोलते हैं रिलेटिव डेंसिटी। अच्छा, जैसे एग्जांपल के तौर पे, जैसे एच जी का यदि 13.6 रिलेटिव डेंसिटी दिया गया है, तो इसका डेंसिटी कैलकुलेट करना, तो क्या करना पड़ेगा अपने को? ये स्पेसिफिक डेंसिटी या फिर स्पेसिफिक सॉरी रिलेटिव डेंसिटी या स्पेसिफिक ग्रेविटी की वैल्यू अपने को 13.6 दिया हुआ है, और वाटर का अपने को पता है कि 1000 होता है, तो आप 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो डेंसिटी आ जाने वाली है किसकी? एच जी की, मर्क्यूरी की, ठीक है? अच्छा, फिर जाके अगर आप फ्लूइड के अंदर जाते हैं या फिर फ्लूइड से बाहर निकल रहे थे तो उसके डेप्थ के हिसाब से प्रेशर में वेरिएशंस होते हैं, ठीक है? वेरिएशंस होते हैं। जैसे देखो कि अगर आप एच हाइट बिलो जाते हो, है ना, फ्रॉम द सरफेस ऑफ द वाटर, तो इसकी जो है प्रेशर की वैल्यू हो जाता है पी नॉट, पी ए इक्वल्स टू इस वाले पॉइंट पे, जो कि एच हाइट बिलो है सरफेस, पी नॉट प्लस रो जी एच। पी नॉट क्या है? ये इसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ऊपर में एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी कुछ लग रहा होगा, पी नॉट प्लस रो जी एच, ठीक है? अच्छा, ये रो जी एच को बोलते हैं अपना गॉज प्रेशर, है ना? गॉज प्रेशर इसको बोला जाता है। बेसिकली पीए माइनस पी नॉट को गॉज प्रेशर बोलते हैं। पीए माइनस पी नॉट विच इज इक्वल टू द रो जी एच, ठीक है? अच्छा, ये पीए मतलब हो गया कि एब्सोल्यूट प्रेशर, है ना? अगर आप गॉज प्रेशर में ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऐड कर देते हो तो एब्सोल्यूट प्रेशर बन जाता है। इसका अगर आप ग्राफ ड्रॉ करोगे तो इस तरह से आपको दिखाई देगा, पी नॉट की वैल्यू एटमॉस्फेरिक प्रेशर कांस्टेंट, और यहाँ से जैसे जैसे एच की वैल्यू बढ़ते जाएगी और इसका जो है ना प्रेशर की वैल्यू बढ़ता चला जाएगा। तो ठीक हो गया? अच्छा, लेकिन आप हॉरिजॉन्टली अगर मूव करते हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, प्रेशर की वैल्यू चेंज नहीं होती है ना? सपोज मैं यहाँ पे ये इसके सरफेस एच हाइट नीचे एक ए पॉइंट है, सिमिलरली ये बी पॉइंट एच हाइट नीचे है। आप पीए पे प्रेशर लिखो, पीए पे प्रेशर क्या लिखेंगे? पी नॉट ऊपर में एटमॉस्फेरिक प्रेशर है प्लस रो जी एच, पी नॉट प्लस रो जी एच। सिमिलरली बी पे लिखेंगे पी नॉट प्लस रो जी एच। तो देखियो, पी नॉट प्लस रो जी एच, पी नॉट प्लस रो जी एच, दोनों क्या हो गए? इक्वल हो गया। तो इसका मतलब प्रेशर एट ए इक्वल टू प्रेशर एट बी। मतलब हॉरिजॉन्टली अगर आप फ्लूइड में मूव करते हैं तो प्रेशर की वैल्यू चेंज नहीं होती है ना? स्टैटिक फ्लूइड की मैं बात कर रहा हूँ ना, एक्सेलरेशन ऑफ फ्लूइड नहीं, उसकी बात नहीं कर रहा, ठीक है? अच्छा, इफ डेंसिटी ऑफ ए लिक्विड इज कांस्टेंट देन प्रेशर एट a डेप्थ h इज इंडिपेंडेंट ऑफ द शेप ऑफ द वेसल। अगर दो, इसमें देखो, एक वेसल ऐसा लिया स्ट्रेट, है ना, सिलेंड्रिकल है, दूसरा है इस तरह से घुमावदार ले लिया। दोनों में दोनों की जो लिक्विड है उसकी डेंसिटी रो है, और दोनों का जो है ना यहाँ से टॉप सरफेस की हाइट है एच,
और इसके इसकी भी जो हाइट है यहाँ से h, ए और बी पे देखो प्रेशर की वैल्यू सेम होगा, और इसके जो है ना कुछ जो भी शेप है, शेप पे डिपेंड नहीं करता है इसका है ना प्रेशर, ठीक है। अच्छा, किसी भी आपको कुछ यूट्यूब वगैरह में है ना, अभी ये दिया हुआ है आपको यूट्यूब, इसमें आपको प्रेशर का जो है एक्सप्रेशन लिखना है, तो कैसे लिखोगे कि अच्छा देखो यहाँ पे एक लिक्विड लिया जिसकी डेंसिटी रो वन है और एच वन हाइट तक भरा हुआ है, दूसरा लिक्विड लिया ये जो कि ये कहाँ से कहाँ तक जाता है, ये यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ तक जाता है, ठीक है, और फिर जाकर रो थ्री जो एच थ्री हाइट तक जो है ना कॉलम में भरा हुआ है ये, ठीक है। अच्छा, अपने को पता है कि जो प्रेशर होता है हॉरिजॉन्टल लेवल पर सेम होते हैं ना, ये हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर की वैल्यू सेम होता है, तो यहाँ पे पी ए इक्वल टू पी भी होना चाहिए, पी ए इक्वल टू पी भी होना चाहिए। अच्छा, ए पॉइंट पे पहुंचना है तो आप कैसे पहुंचोगे, एक तो ऊपर में एटमॉस्फेरिक प्रेशर है पी नॉट, है ना, फिर जाके ये जो रो वन वाला लिक्विड है रो वन जी एच वन जितने हाइट तक है वो अपना लगाएगा प्रेशर, पी नॉट एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया, रो वन जी एच वन हो गया, फिर जाके ये यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक क्या है एच टू, दूसरा रो टू वाले लिक्विड रो टू जी एच टू हो गया, रो टू जी एच टू हो गया, अब ये हो गया, अब यहाँ से यहाँ तक लिक्विड तो सेम ही है, फिर जाकर ऊपर से इसमें देख लेते हैं बी वाले पॉइंट पे, है ना, ए और बी जो है सेम हॉरिजॉन्टल हाइट पे है, ठीक है, प्रेशर इसलिए सेम होना चाहिए, यहाँ पर फिर जाकर लिखेंगे ऊपर से इसमें पी नॉट लग रहा होगा, पी नॉट प्लस रो जी एच थ्री, है ना, रो थ्री जी एच थ्री हो गया, ये दोनों दोनों को इक्वेट कर दोगे तो आपके पास ये रिलेशन आ जाएंगे, ठीक है, एच वन एच टू और एच थ्री में, ठीक है। अच्छा, प्रेशर वेरिएशन इन एक्सेलरेटेड फ्लूइड अगर एक्सेलरेट कर रहा होता है तो उस टाइम जो है प्रेशर का वेरिएशन कैसे होता है, अब मान चलिए कि आपके पास कंटेनर है जिसमें एच हाइट तक जो है ना इसका फ्लूइड भरा हुआ है, ये कंटेनर ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है तो प्रेशर की वैल्यू जो होती है ये वाला जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है वहां पर प्रेशर की वैल्यू पी नॉट प्लस रो जी प्लस ए, जी हो गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा होता है तो जी प्लस ए कर देते हैं इंटू एच, अगर ये वही नीचे आ रहा होता है तो जी इफेक्टिव की वैल्यू जी माइनस ए कर देते हैं। समझ आ रही है आपको, ठीक है। अच्छा, एक्सेलरेटेड अगर हॉरिजॉन्टली एक्सेलरेट करेगा तो फिर जा कैसा होगा प्रेशर वेरिएशन, देखिए ये वाला लिक्विड है इसको हॉरिजॉन्टली आपने वेरिएशन कर हॉरिजॉन्टली इसको एक एक्सेलरेशन दे दिया, तो इसकी लेंथ क्या है एल, एल लेंथ है इसकी, और देखो P1 और P2 माइनस P1 में जो प्रेशर का डिफरेंस आता है रो एल ए के बराबर होता है, रो एल ए के बराबर, ठीक हो गया। अच्छा, ये मैं इसमें अपने को एक्सप्रेशन लिखना है, ठीक है, ये ए एक्सेलरेशन से आगे की ओर जा रहा है, ठीक है, आपको ए से लेके बी तक मान चलो एक्सप्रेशन अपने को लिखना है तो क्या करेंगे, ए से चलेंगे, ए पे तो प्रेशर कुछ एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, अपन पीए मान लेते हैं, यहाँ पे क्या हो गया पीए, इस वाले पॉइंट पे पीए आ गया, प्लस ये यहां से यहां तक नीचे उतरेंगे सी पॉइंट पे तो क्या हो जाएगा, क्योंकि डेप्थ में जा रहे हैं तो प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, किससे, इसकी डेंसिटी अगर रो है तो रो जी एच वन, क्या हो जाएगा रो जी एच वन, अब ये यहां से यहां तक जा रहा है इधर से इधर, है ना, इधर से इधर जा रहे हैं तो अपने को पता है कि प्रेशर इधर अगर एक्सलेट इधर होता है तो प्रेशर इधर P2 माइनस P1 की वैल्यू ग्रेटर देन होती है ना, इसका मतलब आप हॉरिजॉन्टली आगे की ओर जा रहे हो तो इसका मतलब प्रेशर की वैल्यू डिक्रीज होगी, है ना, प्रेशर की वैल्यू डिक्रीज होगी तो क्या लिख लेंगे माइनस ऑफ रो ए एल, है ना, हॉरिजॉन्टली जो है ना एक्सलेटेड है तो रो ए एल। अच्छा, फिर आप डी पे पहुंच गए, डी पे पहुंच गए तो अब ऊपर जाओगे तो प्रेशर की वैल्यू घटेगा, माइनस ऑफ रो जी एच टू इक्वल टू कौन सा पॉइंट पे आ गए पीवी पे आ गए, अपने को पीए और पीवी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर, क्योंकि ये सब एटमॉस्फेयर के एक्सपोजर में है ये सब, है ना, पी ए पी वी दोनों बराबर है, पी नोट के है, एच वन माइनस एच टू वैल्यू ए एल डिवाइड बाई जी आ जाता है, ठीक है। अगर मान चलिए कि आपके पास जो लिक्विड का कॉलम है ना, उसको आप एक्सलेट कर रहे होते हो ना, एक्सलेट कर रहे होते हैं यहाँ पे, एक्सलेट नहीं ये ओमेगा से इसको रोटेट कर रहे होते हैं तो प्रेशर इसमें वेरी करता है ना, पॉइंट टू पॉइंट प्रेशर वेरी करता है, तो P2 इसमें पॉइंट एक मार्क कर लिया 2 और यहाँ वाला 1 है पॉइंट, ठीक है, तो P2 माइनस P1 की वैल्यू होती है हाफ रो ओमेगा स्क्वायर, जितने एंगुलर वेलोसिटी इसको रोटेट करते हो ना तो वो ओमेगा स्क्वायर इंटू x2 का स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर होता है, ठीक है। अच्छा, अपने को अगर एक्सिस पे एक पॉइंट लेंगे और P2 में प्रेशर का डिफरेंस देखेंगे तो x1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, और P2 माइनस P1 की वैल्यू हो जाएगी हाफ रो ओमेगा स्क्वायर इंटू x2 का स्क्वायर, हाफ रो ओमेगा का स्क्वायर इंटू x2 का स्क्वायर। अच्छा, P ये मान चलो एक्सिस पे आ गया तो इसको अपना जीरो बोल देते, पी नॉट बोल देते हैं, P2 माइनस पी नॉट की वैल्यू क्या आ गया, रो ओमेगा स्क्वायर इंटू x2 का स्क्वायर। अच्छा, अब देखते हैं, इसका मतलब प्रेशर इंक्रीजेज बाय हाफ रो ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर एज वी मूव अवे फ्रॉम द एक्सिस, एक्सिस से जैसे जैसे दूर की ओर आप चलते चले जाते हो प्रेशर की वैल्यू इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है, कितने से, हाफ रो ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर से ये प्रेशर की वैल्यू
इंक्रीज हो जाएगी। ठीक हो गया। अच्छा, इसमें मान चलो आपको एक्सप्रेशन लिखना है प्रेशर का, तो कैसे लिखेंगे? सिमिलरली इसमें भी आप यहाँ से चलोगे, ऊपर में यहाँ पे पीए प्रेशर लग रहा है, पीए मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही होगा, ठीक है। यहाँ से नीचे जाएंगे, एच डेप्थ नीचे जाएंगे तो क्या हो जाएगा? रोजी रोजी एच, ये पी ए, यहाँ पे पी ए वाला ऐड नहीं है, पी ए प्लस जी रो जी एच वन, तो क्या लिखेंगे? पी ए प्लस रो जी एच वन। अब देखो यहां से अपन बोला था कि मैं एक्सिस से आप दूर जाते हो प्रेशर का वैल्यू इंक्रीज होगा, या भी ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसके अबाउट रोटेट कर रहा है, ठीक है। तो अब देखो एक्सिस के पास जा रहे हैं, इसलिए प्रेशर क्या हो जाएगा? घट जाएगा, हाफ रो ओमेगा स्क्वायर इंटू एल वन का स्क्वायर, हाफ रो ओमेगा स्क्वायर इंटू एल वन का स्क्वायर। अब यहाँ से इस वाले पॉइंट एक्सिस के से दूर जाएंगे तो क्या करेंगे? प्लस रो ओमेगा स्क्वायर एल टू का स्क्वायर, ठीक है। अब इस वाले पॉइंट से ऊपर की ओर उठ रहे हैं तो क्या लिखेंगे? प्रेशर घटेगा, क्योंकि डेप्थ कम हो रहा है, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे डेप्थ कम होगा, माइनस ऑफ रो जी एस टू इक्वल टू डी वाले पॉइंट पे पहुंच गए तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, ठीक है। पी और पीबी पी नॉट के बराबर है, तो आप इसको एक्सप्रेशन में लिखेंगे तो आपके पास ये वाला वैल्यू आ जाएगा, एच टू माइनस एच वन इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर बाई टू जी एल टू स्क्वायर माइनस एल वन स्क्वायर। ठीक हो गया, ठीक है। अच्छा, जो साइड वॉल है ना, ये मान चलो ये जो है ना अपने पास, इसमें पूरा पानी भर देंगे तो ये एक तरह से वॉल की तरह काम करेगा, वॉल की तरह काम करेगा, तो इस पे कितना प्रेशर लगेगा, तो उसकी एक्सप्रेशन ये है। ये आपके पास एक साइड वॉल है, ठीक है, साइड वॉल है जिसका जो नीचे वाला विड्थ वी है और इसका हाइट एच है, इस पे जो प्रेशर आप कैलकुलेट करते हो साइड वॉल पे, आप वॉल के सेंटर पे प्रेशर कैलकुलेट कर लेते हैं, मतलब एवरेज प्रेशर कैलकुलेट करते हो सेंटर ऑफ द वॉल, और इसके जो वॉल का एरिया है उससे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो नेट प्रेशर की वैल्यू आ जाती है इस साइड वॉल पे आ जाती है। समझ में आ रही बात है ना? चलो भाई। अच्छा, कई बार इसमें टॉर्क कैलकुलेट करने के लिए बोल देता है, ये जो है नीचे वाला बेस है इसके अबाउट इस पे टॉर्क कितना लग रहा होगा, तो टॉर्क निकालने के लिए अपने को पता है कि डी टॉर्क है तो क्या होता है? फोर्स इनटू जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, ऊपर से ये मान, नीचे से अपन ये मान लेते हैं, ऊपर से ऐसा मान लो y, तो ये नीचे से कितना हाइट पे हो जाएगा? h माइनस वाई, तो ये मल्टीप्लाई कर दिया ये df पे, है ना, df एक एलिमेंट ले लिया छोटा सा फोर्स, उसमें h माइनस वाई से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इंटीग्रेट करने के बाद आपको रो जी बी एच क्यू बाय 6 आ जाता है इसका, है ना, नेट टॉर्क की वैल्यू इस वाले ये जो बेस है ना बी, इसके अबाउट जो है इतना आ जाता है टॉर्क की वैल्यू। अच्छा, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, देखो आर्किमिडीज प्रिंसिपल सिंपल से क्या बोलता है कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट हो, किसी लिक्विड में आप उसको पार्शली या फुल्ली सबमर्ज करते हैं, तो वो जो भी लिक्विड को डिस्प्लेस करता है, जितने वॉल्यूम को डिस्प्लेस करता है ना, उस डिस्प्लेस वॉल्यूम का मास जो होता है उस पे बॉइंट फोर्स जितना लग रहा है उसके बराबर होता है ना, तो वैल्यू ऑफ बॉइंट फोर्स इज इक्वल टू वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, उसको अपना बोलते हैं, है ना। वो आर्किमिडीज प्रिंसिपल के अंदर उसको अपन पढ़ते हैं ना। किसी भी ऑब्जेक्ट को अपन, जैसे कई भी स्विमिंग पूल में जाते हैं तो मेरे को नीचे से फोर्स लगता है ना, फ्लूइड कुछ फोर्स लगा रहा होता है, फोर्स कितना लगा रहा होता है? जितना हमने लिक्विड को डिस्प्लेस किया, है ना, हमने जितना लिक्विड को डिस्प्लेस किया, तो वही इसका जो फॉर्मूला होता है, रो ऑफ लिक्विड, एंड जिस भी लिक्विड में आप ऑब्जेक्ट को डुबोए, और वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड, है, डिस्प्लेस वॉल्यूम मतलब वो ऑब्जेक्ट ने कितना वॉल्यूम को डिस्प्लेस किया, इनटू जी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो ऊपर में पॉइंट फोर्स ऊपर की तरफ एफ बी लग रहा है, नीचे में एम जी लग रहा है, ठीक है। अच्छा, बॉडी सिंक कब कर जाएगा, है ना, अगर मान चलो एक सॉलिड बॉडी है, एम जी नीचे लग रहा है, एफ बी ऊपर लग रहा है, ठीक है, तो सॉलिड ये सबमर्ज कब हो जाएगा? यदि इसकी सॉलिड की डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से बड़ी होगी, है ना, तब यह सबमर्ज हो जाएगा। अच्छा, फ्लोट कब करेगा? या तो रो एस की वैल्यू सॉलिड की डेंसिटी कम होगी या फिर बराबर होगी लिक्विड के, तब जाके वो फ्लोट करने वाला, ठीक है। अच्छा, अगर सॉलिड की डेंसिटी कम होगी रोएल से, तो कुछ पोर्शन लिक्विड के बाहर होगा, कुछ पोर्शन है लिक्विड के अंदर होगा, ठीक है। अगर रो एस और रोएल दोनों बराबर है तो वो मतलब कंप्लीटली सबमर्ज होगा, लेकिन सिंक नहीं होगा, है ना, ऊपर में ही होगा लेकिन वो सबमर्ज्ड होगा, ठीक है, जब रो एस और रोएल बराबर होंगे तो। अच्छा, अभी एक एपरेंट वेट की कहानी आती है। अपन कई बार स्विमिंग पूल में ऐसे नहाते हैं तो ऐसा अपने को जो एक्चुअल अपना वेट है वो वेट अपने को पता नहीं चलता है, वो कुछ झूठा वेट अपने को पता चलता है, उसी को अपना एपरेंट वेट बोलते हैं। तो एपरेंट वेट कैलकुलेट करने के लिए ऊपर में देखो, नीचे में mg लग रहा है, ऊपर में fb लग रहा है, इसका जो डिफरेंस होता है mg माइनस fb, है ना, mg मतलब वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट माइनस पॉइंट फोर्स, इसको क्या बोलते हैं? अपना एपरेंट वेट बोलते हैं, झूठा वेट, ठीक है। अच्छा, कई बार अपने रीडिंग कैलकुलेट करने के लिए बोलता है, तो रीडिंग कैलकुलेट करने के लिए बोलता है एफ बी का वैल्यू डाल दो, एफ बी का वैल्यू क्या डालेंगे वहां पे? रो ऑफ लिक्विड जितना इसका वॉल्यूम मान चलो वी है, वॉल्यूम वी है, इंटू जी, यहाँ पे आप वैल्यू डालोगे तो आपके पास ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा, है ना। ये इसमें m
इंटू 1 - रो एल डिवाइड बाय रो लिक्विड डिवाइड बाय रो ऑफ सॉलिड से डिवाइड कर देंगे। अच्छा, रीडिंग उसमें मेनली केजी में होता है ना, केजी में होता है, इसलिए जी का वैल्यू इसमें से क्या कर दिया, ऐसे जी एमजी भी आ रहा होगा, लेकिन यहाँ से जी का वैल्यू को क्या कर दिया, जी से डिवाइड कर दिया, तो आपको रीडिंग की वैल्यू आ गई केजी में, है ना, एम इंटू 1 - रो एल डिवाइड बाय रो एस, है ना, रो एल डिवाइड बाय रो एस। ये था फ्लूइड स्टैटिक्स की कहानी, ठीक है। अब है अपने पास फ्लूइड डायनामिक्स, राइट। फ्लूइड मैकेनिक्स का एक दूसरा इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या चीजें हैं सबको अपने को देख लेना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे स्ट्रीमलाइन फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो से स्टार्ट कर रहा हूँ, राइट। अच्छा, टर्बुलेंट फ्लो इस बार जो सिलेबस आया है उसमें टर्बुलेंट फ्लो को हटा दिया है। अब क्यों हटाया है, नहीं हटा है, ये तो अपन डिस्कशन नहीं कर सकते हैं। देखिए, टर्बुलेंट फ्लो आपको यदि स्ट्रीमलाइन फ्लो पढ़ना है तो आपको टर्बुलेंट फ्लो में जो रेनॉल्ड्स नंबर है, ये वाले सेक्शन को हटाया ना, रेनॉल्ड्स नंबर को, ठीक है, वो हटाया है। लेकिन अगर आपको रेनॉल्ड्स नंबर नहीं आता तो आप फिर जाके टर्बुलेंट फ्लो या फिर और स्ट्रीमलाइन फ्लो में डिफरेंस आप पता नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये छोटी सी चीज है, आप इसको हटाओ या ना हटाओ कुछ फर्क नहीं पड़ता। खैर, फिर भी तो स्ट्रीमलाइन फ्लो एंड टर्बुलेंट फ्लो। स्ट्रीमलाइन फ्लो मतलब कि किसी भी पाइप से अगर फ्लूइड फ्लो हो रहा है तो किसी पॉइंट का अगर आप वेलोसिटी देखेंगे तो हर एक टाइम पे उस पॉइंट पे जो है ना वेलोसिटी फ्लूइड की सेम रहती है, तो ऐसे फ्लो को अपना बोलते हैं कि स्ट्रीमलाइन फ्लो है, या फिर लेमिनार फ्लो बोलते हैं, या फिर उसी को एसटीडी फ्लो बोलते हैं। चलो, है ना। मतलब किसी पॉइंट पे, यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे ये अगर इस वाले पॉइंट के से गुजर रहा होगा ना पार्टिकल, हमेशा इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी है ना क्या रहेगी, फिक्स रहेगी, ठीक है। तो उसको अपना स्ट्रीमलाइन फ्लो बोलेंगे, ठीक है। जो टर्बुलेंट फ्लो होता है, टर्बुलेंट फ्लो में जो फ्लूइड की वेलोसिटी होती है एक पॉइंट पे फिक्स नहीं होती है, वो चेंज होते रहती है, उसको अपना क्या बोलते हैं, टर्बुलेंट फ्लो बोलते हैं, ठीक है। वही चीज यहाँ पे लिखा गया। अच्छा, रेनॉल्ड्स नंबर के बेसिस पे ही अपन जो डिसाइड करते हैं कि टर्बुलेंट फ्लो है या फिर आपका स्ट्रीमलाइन फ्लो है, ठीक है। यही हटाया है सिलेबस से, है ना। 2 सेकंड का काम है ना। रेनॉल्ड्स नंबर को इस तरह से डिफाइन करते हैं, रो वी डी बाय ईटा, है ना। रो है डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, जो फ्लूइड उसमें बह रहा है, वी है स्पीड, डी है क्रॉस सेक्शन का डायमीटर, जो भी पाइप से बह रहा होगा ना उसका डायमीटर है, ठीक है। और ईटा है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ये नंबर आपको बता के देता है कि भाई कौन सा फ्लो जो है ना टर्बुलेंट है, कौन सा मिक्स फ्लो है, या फिर कौन सा स्ट्रीमलाइन फ्लो है, ठीक है। अच्छा, ये सब एनसीईआरटी के डेटा है। तो रेनॉल्ड्स नंबर अगर आपका लेस देन 1000 है तो उसको स्ट्रीमलाइन फ्लो बोलेंगे, ठीक है। अगर 1000 से 2000 के बीच में है तो उसको स्टेडी फ्लो बोलेंगे। और अगर 2000 से ग्रेटर देन है रेनॉल्ड्स नंबर तो उसको अपना टर्बुलेंट फ्लो में उसको काउंट करेंगे, ठीक है। अच्छा, अपन जो पढ़ रहे हैं आइडियल फ्लूइड की बातें करते हैं ना, आइडियल फ्लूइड, ये सब जो आपको जो बर्नौली थ्योरम ये सब जो लिखा गया सब आइडियल फ्लूइड की बात करते हैं, ठीक है। तो आइडियल फ्लूइड का क्या नेसेसरी कंडीशन होते हैं वो अपन यहाँ पे लिख दिया है। तो देखिए, आइडियल फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल होता है ना, क्योंकि उसकी डेंसिटी चेंज नहीं होनी चाहिए, है ना। एक जगह पे जो डेंसिटी है, इस पॉइंट पे जिसकी इसकी डेंसिटी अगर रो है तो हर एक पॉइंट पे इसकी डेंसिटी क्या रहनी चाहिए, रो रहनी चाहिए, तो इनकम्प्रेसिबल उसको बोलते हैं। अगर डेंसिटी कांस्टेंट है तो मास भी कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। मास भी कांस्टेंट हो जाएगा अगर वॉल्यूम फ्लो रेट सेम है, और वॉल्यूम फ्लो रेट भी सेम रहता है। मतलब रो, वी एंड डी, है ना, सब रो, वी और मास सब चीज क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे इनकम्प्रेसिबल फ्लो में। अच्छा, नॉन विस्कस होना चाहिए। नॉन विस्कस कहने का मतलब ये है कि फ्रिक्शन, है ना, जो लिक्विड जो फ्लो होते हैं ना उसके जो लेयर्स होते हैं, लेयर्स में एक फ्रिक्शन लगता है, ठीक है। वो बोलता है वो फ्रिक्शन अब्सेंट होना चाहिए, वो फ्रिक्शन नहीं लगना चाहिए। चलो भाई, ठीक हो गया। फिर जाके स्ट्रीमलाइन फ्लो होना चाहिए, है ना, किसी एक सर्टेन पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, फ्लूइड रोटेट करता हुआ आगे की ओर नहीं जाना चाहिए, ठीक है। रोटेशन नहीं होना चाहिए फ्लूइड में, है ना। रोटेशनल इफेक्ट की वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। चलो भाई, अब इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी बोलता है। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ये मतलब मास कंजर्वेशन प्रिंसिपल पे वर्क करता है। बोलता है जितना मास इस वाले पॉइंट पे एंट्री मारा है ना फ्लूइड ने, है ना, यहाँ पे देख लो, जितना मास यहाँ पे एंट्री मारा है ना उतना ही तो मास बाहर निकलेगा, अंदर में कोई मास का जनरेशन नहीं हो रहा ना। तो ये बोलता है कि मास कांस्टेंट अगर है तो वो a1v1 इक्वल्स टू a2v2 इक्वल्स टू a3v3 a4v4 सब की वैल्यू क्या होती है, बराबर होती है, कांस्टेंट होती है ना। मतलब कुल मिला कहने का मतलब प्रोडक्ट ऑफ एरिया एंड वेलोसिटी स्पीड उसकी वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट होती है, ठीक है। अच्छा, इसका आप यूनिट देखेंगे तो ये मीटर क्यूब पर सेकंड होता है ना, मतलब वॉल्यूम फ्लो रेट है ये, मतलब वॉल्यूम पर सेकंड, ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ आप देखिए ये कैसे लगाएंगे, ये एक पाइप है, ठीक है। इसके ये पाइप में 2 जगह से फ्लूइड इन कर रहा है और 3 जगह से फ्लूइड आउट हो रहा है,
ठीक है। तो नेट इनकमिंग फ्लो रेट को कर देंगे नेट आउटगोइंग फ्लो रेट के बराबर, ठीक है। A1 V1 इधर से आ रहा है, A2 V2 इधर से आ रहा है, दोनों को ऐड कर दिया और निकलने वाले कितने हैं, 3 है। तो A3V3 प्लस A4V4 प्लस A5V5 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब बर्नौली इक्वेशन की बात करते हैं या बर्नौली थ्योरम के नाम से जानते हैं ना। बर्नौली थ्योरम बेसिकली एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल पे वर्क करता है, या मोर प्रिसाइजली अगर बोले तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल पे काम करता है, ठीक है। ये बोलता है कि तीन एनर्जी का सम है ना, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम और आपका पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तीनों का सम क्या होता है, कांस्टेंट होता है फॉर द केस ऑफ आइडियल फ्लूइड, है ना। आइडियल फ्लूइड के अपन कंडीशन ऑलरेडी देख चुके हैं, ठीक है। तो यही है, तीनों चीज का सम क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। मैं एक पाइप ड्रॉ किया हूं एक रेफरेंस लाइन से, ये जो फर्स्ट वाला सेक्शन जहां पे फ्लूइड इन हो रहा है वो रेफरेंस लाइन से H1 हाइट पे है, ठीक है। अच्छा, दूसरा जहां पे फ्लूइड आउट हो रहा है वो रेफरेंस लाइन से H2 हाइट पे है। तो बोलता है कि यहाँ के तीनों चीजें, है ना, ये प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इसकी वैल्यू सम अगर करते हैं तब कांस्टेंट होता है। तो ठीक है, इस वाले पॉइंट पे आप लिख लीजिए P1 प्रेशर P1, है ना, ये मतलब ये हाफ रो V1 स्क्वायर, ठीक है, रो जी एच, यही ये सब की वैल्यू कांस्टेंट है ना। P प्लस हाफ रो V स्क्वायर प्लस रो जी एच इक्वल टू कांस्टेंट। P1 प्लस हाफ रो डेंसिटी तो कांस्टेंट ही होगा V1 स्क्वायर प्लस रो जी H1। सिमिलरली इस वाले पॉइंट पे P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो जी H2 की वैल्यू क्या होता है, हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी, है ना। अच्छा, एक एक इम्पोर्टेंट रिलेशन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशन है ना, ये आपको ध्यान में रखना है तो कई बार क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ही ज्यादा आसान हो जाता है। तो क्या कहता है ये, अगर आपके पास एक हॉरिजॉन्टल पाइप है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल पाइप है, तो यहाँ पे जो फ्लूइड एंट्री हो रहा है ना, यहाँ की जो सारी एनर्जी का जो सम होगा, है ना, ये वाला P प्लस हाफ रो V स्क्वायर प्लस रो कांस्टेंट रहेगी, है ना। अगर ये हॉरिजॉन्टल से इसका सेम हाइट पे है दोनों, है ना, इनका जहां से इन हो रहा है फ्लूइड, जहां से आउट हो रहा है, तो रो जी एच वाला ये दो टर्म दोनों कैंसिल हो जाएंगे। इसका मतलब P प्लस हाफ रो V स्क्वायर की वैल्यू सिर्फ बचेगी और उसकी वैल्यू क्या रहेगी, कांस्टेंट, है ना। अच्छा, अगर इसकी वैल्यू कांस्टेंट है, अगर आपकी रो तो कांस्टेंट ही है, अगर आपका प्रेशर घटता है तो वॉल्यूम बढ़ना चाहिए, है ना। प्रेशर घटता है तो वॉल्यूम बढ़ना चाहिए, है ना, वाइसे वर्सा, है ना। अगर वॉल्यूम सॉरी वेलोसिटी अगर बढ़ रहा है तो फिर जब प्रेशर क्या होना चाहिए, घटना चाहिए, है ना। प्रेशर बढ़ रहा है तो जो वेलोसिटी घटना चाहिए, अगर वेलोसिटी बढ़ रहा है तो प्रेशर घटना चाहिए, ठीक है। तो यही रिलेशन को यूज करते हुए A1 V1 इक्वल टू A2 V2, यहाँ पर बोला कि भैया अगर इस वाले, अच्छा ये तो अपने को पता है, यहाँ एरिया इसका छोटा है, इसका मतलब V2 की वैल्यू ग्रेटर देन होगी V1 से। अगर V2 ग्रेटर देन है तो यहाँ का प्रेशर क्या होगा, कम होगा, है ना। अगर यहाँ वेलोसिटी ज्यादा है तो यहाँ पे प्रेशर क्या कम होगा, वही यहाँ पर रिलेशन लिखे, V1 लेस देन V2 है और P1 ग्रेटर देन P2 है, ठीक है। अच्छा, इसी को यूज करते हुए एक एक नोट मैं यहाँ पे लिखा हूं, है ना। कहता है अगर पाइप में हॉरिजॉन्टली फ्लूइड फ्लो हो रहा है, ठीक है, फ्लूइड फ्लो हो रहा है, तो बोलता है कि जितना प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम में लॉस होगा वही जो है ना गेन हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम में, ठीक है। जितना प्रेशर एनर्जी घटेगा, है ना, पर यूनिट वॉल्यूम, उतना ही काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि एनर्जी क्यों, बर्नौली इक्वेशन है, एनर्जी की वैल्यू तो कांस्टेंट रहने वाला है, तो एक एनर्जी घटा तो दूसरा एनर्जी क्या हो जाने वाला, बढ़ जाने वाला है, ये तो ऑब्वियस सी बात है अपने को, है ना। अच्छा, अब अपने पास स्पीड ऑफ फ्लक्स या फिर इसको टॉर्सली लॉ के नाम से जानते हैं, है ना। एक आपके पास एक कंटेनर है जिसमें आपने कितना हाइट तक, कैपिटल H हाइट तक आपने फ्लूइड भर दिया, है ना, और कंटेनर के जो टॉप सरफेस जहां तक लिक्विड भरा हुआ उससे नीचे H हाइट पे आपने एक स्मॉल ओपनिंग बना दिया। उस स्मॉल ओपनिंग के एरिया जो है उसके जो टॉप सरफेस है ना, लिक्विड के सरफेस जो है उसके एरिया से काफी 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 छोटी है ना। A1 की वैल्यू मतलब जो सरफेस का जो एरिया है ना, वो ग्रेटर देन है इसके ओपनिंग से, मच मच ग्रेटर देन है इसके ओपनिंग से। अच्छा, अपने को पता है कि अगर एरिया घटती तो वेलोसिटी की वैल्यू क्या हो जाता है, बढ़ जाता है ना। कई बार आपने गार्डनिंग में जैसे कि पानी वगैरह ऐसा पटाया हो, जैसे उसके जो पाइप है आप उसके माउथ को, एरिया को थोड़ा दबाते हैं, मतलब जो है ना प्रेस करते हैं, तो क्या हो जाता है उसका एरिया जैसे ही डिक्रीज होता है वेलोसिटी की वैल्यू क्या हो जाती है, सडनली इंक्रीज हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, वो इसी की वजह से है ना, एरिया घटता है तो वेलोसिटी की वैल्यू बढ़ जाती है, ठीक है। अच्छा, तो इसका मतलब एरिया अगर यहाँ पे इसकी एरिया काफी बड़ी है ना, इसके ओपनिंग से, तो इसका मतलब यहाँ के जो फ्लूइड का लेयर धीरे 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 नीचे की ओर आ रहा है, इसका मतलब नेग्लेजिबल वेलोसिटी के साथ आ रहा है, इसलिए इसका जो V1 की वैल्यू को अपना नेग्लेक्ट कर सकते हैं। अब देखिए
यहाँ पे 2 पॉइंट मैंने मार्क कर लिया। ओपनिंग के जस्ट एक बाहर जो एटमॉस्फेरिक के कांटेक्ट में होगा, वहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, और ओपनिंग के जस्ट ये अंदर है ना, अंदर वाले पॉइंट पे आपको प्रेशर लिखना है तो कैसे लिखोगे? पी नॉट, ऊपर में एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, आपको कितने नीचे आना पड़ेगा? रो एच हाइट नीचे आना पड़ेगा। अपने को पता है किसी फ्लूइड में अगर एच हाइट नीचे जाते हैं तो उसकी प्रेशर रो जी एच से इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? पी नॉट प्लस रो जी एच यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा, और बाहर में प्रेशर क्या है? पी नॉट है। तो जो लॉस इन प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम लिख सकते हैं अपन यहाँ पे पी नॉट इस वाले पॉइंट पे, है ना। ये जो पॉइंट है अपना, इसके जस्ट ये अंदर ये एक बाहर पॉइंट टू ले लेते हैं, तो इस वाले पॉइंट पे जो एनर्जी है पी वन माइनस पी टू, तो क्या लिखेंगे? पी नॉट प्लस रो जी एच, बाहर में तो एटमोस्फेयर है, माइनस क्या कर दिया? पी नॉट कर दिया। अच्छा, जो एनर्जी होगा काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हाफ रो वी टू स्क्वायर माइनस ऑफ इनिशियली ये कहाँ से आ रहा था? ऊपर से आ रहा था, हाफ रो वी वन स्क्वायर। जैसा कि मैं बोला था कि वी वन की वैल्यू लगभग नेग्लेजिबल है ना, तो ये घट गया, तो क्या आ जाएगा अपने पास? पी नॉट से पी नॉट ये कैंसिल हो जाने वाला है, और आपके पास वी टू की वैल्यू जो आएगी, कितने स्पीड से इधर की ओर निकल रहा है, रू टू जी एच के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ से जो फ्लूइड निकला, बोला कितना मतलब डिस्टेंस आगे जाके गिरेगा वो फ्लूइड, है ना, रेंज कितना होगा उसका। तो रेंज कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे? रेंज जो कैलकुलेट करने के लिए आपको यहाँ से टाइमिंग निकालना पड़ेगा, और यहाँ के V2 आ गई, V2 को टाइमिंग से मल्टीप्लाई करोगे तो कुछ रेंज की वैल्यू ये आती है, 4 टाइम्स स्मॉल एच इंटू कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच, ठीक है। मतलब इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि 4 इंटू ऊपर वाला हाइट है ना, ओपनिंग से ऊपर वाले का हाइट, और ये नीचे वाला हाइट एच माइनस एच है ना, ऊपर वाला हाइट इंटू नीचे वाला हाइट को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका रेंज आ जाएगा। अच्छा, ये बोलता है रेंज मैक्सिमम अपने को चाहिए। रेंज मैक्सिमम चाहिए तो आपको ओपनिंग के जगह को आपको क्या करना पड़ेगा? डिसाइड करना पड़ेगा। तो रेंज को आप अगर आप ये एच के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो स्मॉल एच की वैल्यू कैपिटल एच बाय टू आ जाएगी। यही वैल्यू आप इसमें पुट करोगे, स्मॉल एच की वैल्यू, तो आपके पास क्या आ जाने वाला है? रेंज की वैल्यू आ जाएगी, है ना, मैक्सिमम रेंज की वैल्यू आएगी, ठीक है। अच्छा, एग्जाम्पल के तौर पे एक और अपन देख लेते हैं। इसमें दो लिक्विड भरा है ना, रो वन है ना, ये एच वन हाइट तक भरा, और ये रो टू, ये एच टू हाइट तक भरा है ना, ओपनिंग से ऊपर, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे 2 पॉइंट मैंने मार्क किया, एक तो फ्लूइड के जो ओपनिंग के जस्ट अंदर, एक ओपनिंग के जस्ट बाहर, है ना। तो लॉस इन प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इक्वल्स टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम लिखेंगे, ये तो ऑब्वियस है। तो यहाँ पे जो आप प्रेशर लिखोगे, है ना, यहाँ पे प्रेशर जो लिखोगे, क्या लिखोगे? ऊपर से तो आपका जो है ना, ये पी एक्स माइनस पी वाई इक्वल्स टू हाफ रो टू, रो टू निकल रहा है लिक्विड यहाँ पे, रो टू हाफ रो वन वी वन स्क्वायर, है ना, वी वन की वैल्यू को नेग्लेक्ट कर देंगे। अच्छा, इस वाले पॉइंट एक्स वाले पॉइंट के आपको प्रेशर लिखना है, तो एक तो इस वाले लिक्विड की वजह से प्रेशर आ जाएगा कितना? रो वन जी एच वन, रो वन जी एच पी नॉट तो एटमोस्फेयर का है ही, पी नॉट प्लस रो वन जी एच वन। अच्छा, इस वाले लिक्विड एच टू हेड तक है, क्या तो लिखेंगे? रो टू जी एच टू माइनस ऑफ पी नॉट, बाहर निकल गए तो क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ पी नॉट, तो हाफ रो टू वी टू एस का। इसको आप सॉल्व करोगे तो आपके पास ये वाला इक्वेशन आ जाएगा, रो वन जी एच वन प्लस रो टू जी एच टू इक्वल टू हाफ रो टू वी टू का स्क्वायर, वी टू का स्क्वायर, है ना, ये आ जाएगा आपका पास, V2 की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, अगर मान चलिए कोई पिस्टन, हैवी पिस्टन दे दिया जिसका मास m है, तो आपको इसका भी प्रेशर काउंट में लेना पड़ेगा, ठीक है। तो पी नॉट तो एटमोस्फेयर का है ही, पी नॉट का एटमोस्फेयर तो है का है ही, एक जो mg आ रहा है, mg इस पिस्टन का जो एरिया है, mg डिवाइड बाय a, और बाहर में अच्छा, यहाँ नीचे h हाइट और नीचे आना है ना, रो जी एच, ये तो आएंगे ही। तो पी नॉट प्लस एम जी बाई ए प्लस रो जी एच माइनस बाहर निकल गए तो पी नॉट इक्वल टू हाफ रो वी टू स्क्वायर, ये भी आ गया। अच्छा, अब अपने पास है वेंचुरीमीटर। है, वेंचुरीमीटर का काम ये है कि फ्लो रेट को मेजर करना, क्या, ठीक है, फ्लो रेट कितना है वो मेजर करता है, ठीक है। तो ये वेंचुरीमीटर का टिपिकल डायग्राम है, राइट। अच्छा, अब देखिएगा, इस वाले पॉइंट पे ये वन मार्क कर दिया, यहाँ पे प्रेशर पी वन है, जो वेलोसिटी है वी वन है, ठीक है। यहाँ पे पी टू है, वी टू है। अच्छा, क्योंकि अब अपने को पता है कि यहाँ पे एरिया अगर बढ़ रहा है, एरिया ज्यादा है तो वेलोसिटी की वैल्यू कम होगी, है ना। A1 ग्रेटर देन A2 है तो V2 ग्रेटर देन V1 लिखा गया है, ठीक है। अगर V2 ग्रेटर देन V1 है तो P1 ग्रेटर देन P2 होगा, P1 ग्रेटर देन P2 होगा। क्योंकि इस वाले पॉइंट का प्रेशर ज्यादा है, इसलिए लिक्विड क्या कर लिया? ज्यादा हाइट तक ऊपर चढ़ गया है इसमें, है ना। यहाँ पे प्रेशर, क्योंकि वेलोसिटी ज्यादा है तो प्रेशर यहाँ पे कम है, तो इसलिए कम हाइट तक लिक्विड चढ़ा है।
तो इसमें दो लिक्विड का जो डिफरेंस है लेवल में, तो वो कितना है, एच के बराबर है, एच के बराबर। आप इस दोनों पॉइंट पे प्रेशर का डिफरेंस निकालोगे, P1 माइनस P2, क्या लिखेंगे, हाफ रो V2 का स्क्वायर माइनस हाफ रो V1 का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, P1 आप लिख सकते हैं, इस वाले पॉइंट पे P1 लिख सकते हैं, एक तो ऊपर से कितना है, P नॉट है, P नॉट प्लस रो जी, P नॉट प्लस ये देखो यहाँ से अपन मान लिया जहां तक लिक्विड चल रहा है Y1 हाइट पे है, P नॉट प्लस रो जी Y1 है ना, यहाँ पर भी P नॉट प्लस रो जी वाई टू, दोनों का डिफरेंस करें, P नॉट दोनों में से कैंसिल हो जाएंगे, तो बचा अपने पास रो जी Y1 माइनस Y2। अच्छा, आप अगर आप Y1 माइनस Y2 को देखोगे तो ये क्या बचेगा, ये वाला हाइट आपका बचता है H के बराबर, ठीक है, H के बराबर रो जी Y1 माइनस Y2 है ना, रो जी Y1 माइनस Y2, तो इसको क्या लिख दिया, रो जी H लिख दिया। और इसमें से अपने को पता है कि कंटिन्यूटी इक्वेशन से इस वाले पॉइंट का A1 V1 इस वाले पॉइंट का A2 V2 के बराबर होगा, तो यहाँ से V2 की वैल्यू आ जाएगी और यहाँ पे V2 की वैल्यू पुट कर दोगे तो आपके पास है ना, ये सुंदर सा एक फॉर्मूला निकल के आ जाने वाला है, ठीक है। V1 2GH डिवाइड बाय A1 बाय A2 का होल स्क्वायर माइनस 1 है ना। अब आपको वॉल्यूम फ्लो रेट चाहिए, फ्लो रेट चाहिए तो क्या कर दो, A1 V1 इक्वल्स टू A2 V2 है ना। आपके पास V1 आ गया, इसमें मल्टीप्लाई कर दो है ना, आ जाएगा, ठीक है। फिर जाके V2 निकाल लो, इसमें मल्टीप्लाई करो, फ्लो रेट ही चाहिए, V1 आ गया तो इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे ना, A1 में V1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, फ्लो रेट आ जाएगा, ठीक है। कई बार ये जो है इस तरह से ओपनिंग नहीं बनाते हैं, ये नीचे में इस तरह का सिस्टम कोई लगा देते हैं, जैसे कि एक यहाँ पे नीचे में से इसको हैंग कर दिया और यहाँ से फ्लूइड जो है ना कुछ इसमें इन कर गया है ना, इसमें मर्क्यूरी मान चलो कोई एक दूसरा डेंसिटी वाला लिक्विड इसमें डाल दिया है ना, मर्क्यूरी, यहाँ से इसने क्योंकि यहाँ का प्रेशर ज्यादा है तो इसको इसने दबा दिया इधर की, और इधर क्या हो गया, उठ गए है ना। कितना हाइट ऊपर उठ गया, इसका मतलब डिफरेंस कितना है, एच के बराबर इसमें डिफरेंस है। यहाँ पर भी आप जो इसको लगाओगे बर्नौली, ये जो है ना, लॉस इन प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इक्वल्स टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो आपके पास 2 रो एम मतलब क्या, ये जो लिक्विड नीचे में जो लिए उसकी डेंसिटी रो एम GH रो इंटू A1 बाई A2 का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 1 का ये होल ऐसा ब्रैकेट कर देने का है ना। अब देखिए यहाँ पे तो सेम ही लिक्विड ऊपर चल रहा था है ना, इसमें अलग वाला लिक्विड रख लिया है ना, दूसरा कोई लिक्विड रख लिया, इसलिए रो एम और रो यहाँ पे कट नहीं रहे। अगर सेम लिक्विड लेंगे तो रो और रो कैंसिल हो जाएंगे, रो एम और रो कैंसिल हो जाएगा और सेम फॉर्मूला आपके पास ये बन के आ जाने वाला है, बन के आ जाने वाला है, ठीक है। तो आप सिंपल से यहाँ पे जो है ना, आप इस वाले केस में है ना, अगर इस तरह का सेटअप देगा तो आप ऊपर में रो एम रखना, जो भी आपने इस ट्यूब में जो भी लिक्विड लिया उसकी डेंसिटी डिवाइड बाय नीचे में इसका तो डेंसिटी है ना, जो भी लिक्विड इसमें फ्लो हो रहा है उसकी डेंसिटी से नीचे में रखेंगे, ठीक है। चलिए, है ना, अब थ्रस्ट है ना, किसी भी वेसल को अगर किसी स्मूथ सरफेस पे आप रख दोगे तो उसमें अगर एक स्मॉल ओपनिंग है, उससे अगर फ्लूइड बाहर की ओर निकल रहा है तो वो, क्योंकि न्यूटन के थर्ड लॉ के हिसाब से वो जैसे ही वो बाहर की ओर फ्लूइड निकलेगा वो पीछे की तरफ एक फोर्स लगाएगा, ठीक है। तो वो फोर्स को थ्रस्ट फोर्स बोलते हैं। कितना थ्रस्ट फोर्स देगा, जैसे कि प्लेन भी चलता है, जो आपके पास जेट इंजन है, पीछे की ओर ऐसा वो जो आपका थ्रस्ट है फेंकता और आगे की ओर जो है वो भागता है ना। उसी तरह से एक लिक्विड है ये आपके पास कुछ जो है ना, एक कंटेनर ले लिया, इसमें स्मॉल ओपनिंग कर दिया और यहाँ से ये इधर की ओर जा रहा है, तो कितना थ्रस्ट इसको लगाया होगा पीछे, तो वो होता है थ्रस्ट फोर्स रो ए इंटू वी का स्क्वायर, रो ए इंटू वी का स्क्वायर, ठीक है। तो इतना थ्रस्ट लगा रहा होगा पीछे की तरफ, ठीक है। इसको आपको रोकने के लिए इतना फोर्स पीछे की ओर लगाना पड़े, नहीं तो ये जो है आपके पास कंटेनर जो पीछे की ओर भागता चला जाएगा, ठीक है। तो रो डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ए है एरिया ऑफ ओपनिंग्स, एंड वी का स्क्वायर जो यहाँ वेलोसिटी है उस उसका स्क्वायर, टॉर्सली लॉ से वी की वैल्यू रूट अंडर 2GH आप लगा दो, ठीक है। अच्छा, वेसल को कई बार जो है वेसल में ओपनिंग्स रहते हैं, तो उसमें से लिक्विड धीरे 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 क्या हो रहा होता है, नीचे है ना, मतलब बाहर निकल रहा होता है फ्लूइड, ठीक है। तो वो फ्लूइड के कितने टाइम में बाहर निकल जाएगा वो कैलकुलेट करने के लिए वही कंटिन्यूटी इक्वेशन लगाते हैं ना। ये वाला कंटेनर ले लिया और यहाँ से अभी तक मान चलो कि वाई वाई हाइट तक जो लिक्विड भरा हुआ है, तो इस वाले सरफेस और जो स्मॉल ओपनिंग है उसके बीच में कंटिन्यूटी इक्वेशन लगाया है, A1 V1 इक्वल्स टू A2 V2 है ना। क्योंकि ये सरफेस जो है धीरे धीरे नीचे आ रहा है ना, तो इसका मतलब y की वैल्यू धीरे धीरे कम होती जाएगी, तो यहाँ पे क्या लिख दिया, माइनस ऑफ dy/dt। अच्छा, यहाँ का जो ओपनिंग है, यहाँ का एरिया A2 है और यहाँ से जो वेलोसिटी है ना, अभी इस वाले पॉइंट पे कितने है, कितने हाइट पे है ये, अच्छा अच्छा, ये अभी जो है ना, ये जो निकल रहा है अभी y हाइट पर अगर माना तो यहाँ पे क्या मानना पड़ेगा, रो जी वाई। अब इसको जैसे ही आप इंटीग्रेट करोगे तो A1 बाय A2
इंटू √2/g, है ना, होल ब्रैकेट h माइनस क्या कर दो y, h माइनस y कर दो, तो आपके पास ये टाइमिंग आ जाएगा। अगर आपको वेसल को जिसमें लिक्विड पड़ा हुआ पूरा पूरा एम्प्टी करना है तो पूरा पूरा एम्प्टी करना है तो y की वैल्यू क्या कर दो, y की वैल्यू कर देंगे, क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएंगे, है ना। y की वैल्यू जैसे जीरो हो जाएगा तो पूरा कंप्लीट एम्प्टी हो जाएगा, और टाइम की वैल्यू आ जाने वाला है a1/a2 √2h/g, a1/a2 √2h/g आ जाने वाला है, ठीक है। तो ये हो गया आपका फ्लूइड डायनामिक्स का पूरा, है ना। तो तीसरा सेक्शन ये है, इंपॉर्टेंट सेक्शन है आपका फ्लूइड मैकेनिक्स का। तो इसमें अपन देखते हैं सरफेस टेंशन, विस्कस फोर्स, टर्मिनल वेलोसिटी, ये सब स्ट्रोक्स लॉ, ये सब के बारे में जानेंगे, राइट। मतलब जैसे कि सॉप बबल के अंदर जो प्रेशर का जो डिफरेंस होता है ना, वो सब अपन देखने वाले हैं इसमें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं इसको। तो सरफेस टेंशन मतलब क्या, किसी भी लिक्विड की वो प्रॉपर्टी है जिस प्रॉपर्टी की बदौलत वो अपने एरिया को मिनिमाइज करना चाहता है ना, एरिया को मिनिमाइज करना चाहता है, उस प्रॉपर्टी को अपना बोलते हैं सरफेस टेंशन, राइट। लिक्विड सरफेस एक्ट्स एज अ स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन, कोई भी लिक्विड का सरफेस वो स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह काम करता है, राइट। जैसे कि चींटी को आपने चलते हुए देखा होगा, है ना, वाटर पे। वाटर पे क्यों चल रहा है, क्योंकि जो वाटर का जो सरफेस टेंशन है ना, उसको अलाउ कर रहा है आगे की ओर चलने देने के लिए, है ना। उसका mg फोर्स जो अंदर में लग रहा है उससे अ, वो जो है ना mg फोर्स इतना सफिशिएंट नहीं है सरफेस टेंशन वाली फोर्स को वो क्या कर दे, ब्रेक कर दे, है ना, ब्रेक कर दे, इसलिए वो चल रहा होता है। तो सरफेस टेंशन आप कैसे कैलकुलेट करते हैं, सरफेस टेंशन कैलकुलेट करने के लिए ये होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ, है ना। कोई आपने ऐसा लिक्विड का ऐसा ड्रॉप लिया, राइट, लिक्विड का ड्रॉप लिया, अगर ये लिक्विड ड्रॉप में जितने भी लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स अगर एक दूसरे को खींच रहे हैं, है ना, अगर एक दूसरे को खींच रहे हैं तो उसमें एक फोर्स लग रहा होगा, है ना, एक फोर्स लग रहा है, तो इसलिए मैंने एक इमेजिनरी लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर दी जिसका लेंथ एल है, राइट। अच्छा, ये इस लेंथ के परपेंडिकुलर फोर्स लगाता है ना, इस लेंथ के परपेंडिकुलर फोर्स लगाता है एफ डिवाइड बाय एल, फोर्स पर यूनिट लेंथ को अपने क्या बोलते हैं, सरफेस टेंशन बोलते हैं। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, एफ इक्वल्स टू एस इंटू एल, राइट। अच्छा, कोई आपके पास ऐसा इस तरह का ऐसा ड्रॉपलेट है ना, ड्रॉपलेट या बोलो या फिर अंदर में खोखला है, इधर भी आपके पास एयर है, इधर भी एयर है, और इसको आप ऊपर की ओर उठा रहे हैं, ऊपर की ओर उठा रहे हो, तो कितना फोर्स आपको लगाना पड़ेगा उसको लिफ्ट करने के लिए, है ना। mg तो इसका खुद का मास की वजह से mg नीचे की तरफ आ रहा है। अच्छा, सरफेस टेंशन की वजह से भी एक फोर्स आएगा s इंटू एल वाला, है ना, s इंटू एल एस। अच्छा, लेंथ कितना हो जाएगा, लेंथ तो ये तो 2πr के बराबर ही तो लेंथ है ना। अच्छा, क्योंकि दो सरफेस कांटेक्ट में, इधर अंदर वाला बाहर वाला, है ना, इसकी थिकनेस काफी कम है, तो अपन एक के लिए लिखेंगे 2πr, है ना, बाहर वाले के लिए भी लिख सकते हैं 2πr, तो 2πr 2 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना, और s से मल्टीप्लाई कर दिया, है ना, तो 2πr 4πr हो गया, टोटल लेंथ कितनी हो गई, अंदर वाला 2πr बाहर वाला 2πr, और s से मल्टीप्लाई करते हैं, नेट फोर्स कितना हो जाए mg प्लस 2 टाइम्स s इंटू 2πr, है ना। अब देखो, एक इस तरह का है ना ऑब्जेक्ट है कि अंदर में है ना आपको खोखला नहीं है ना, जो भी कांटेक्ट में है इधर वाला सरफेस कांटेक्ट में, है ना, इधर वाला, तो इसमें सिर्फ जाके mg नीचे लगेगा और s इंटू 2πr, क्योंकि एक ही सरफेस है ना 2πr, इसलिए 2πr, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा mg प्लस s इंटू 2πr हो जाने वाला, ठीक है। अब सरफेस एनर्जी के बारे में बात करते हैं। तो जो सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स हैं, है ना, और जो सरफेस के अंदर जो मॉलिक्यूल्स है, जो सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसकी एनर्जी काफी ज्यादा होती है ना, इसलिए अपन सरफेस एनर्जी को भी पढ़ते हैं ना। सरफेस एनर्जी ये एनर्जी पर यूनिट एरिया को डिफाइन करते हैं ना, मतलब डेल्टा यू डिवाइड बाई डेल्टा ए, यू इक्वल्स टू एस इंटू ए, है ना। ये आता है कि सरफेस के मॉलिक्यूल एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं, है ना, इंटरेक्शन की वजह से अपने पास ये एक फोर्स आता है, ठीक है। ये एनर्जी डेवलप होता है, इसको अपना कौन सा एनर्जी बोलेंगे, सरफेस एनर्जी, ठीक है। अच्छा, अब देखिए कोई एक लिक्विड ड्रॉप है, उसकी आपको सरफेस एनर्जी कितनी है वो कैलकुलेट करना है। लिक्विड ड्रॉप तो एक तो स्फेरिकल बबल की तरह काम कर रहा है, लिक्विड स्फेयर टाइप का होता है ना, तो उसका एरिया क्या हो जाएगा स्फेयर का, 4πr², एस से आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो एस इंटू 4πr² हो गया। चलिए, अच्छा, एनर्जी ऑफ ए बबल इन एयर, कोई बबल को अगर आपने एयर में रख दिया तो उसमें कितना एनर्जी लगे, एनर्जी उसकी कितनी होगी, सरफेस एनर्जी, ये हो जाएगा अपने पास एस इंटू एस इंटू होना चाहिए अपने पास 4πr² क्योंकि यहाँ पे दो सरफेस है ना। अगर एयर में रखा गया है तो एक तो बबल के अंदर वाला भी जो है ना, अंदर में भी एयर है और बाहर में भी एयर है, तो दो सरफेस हो गए, इसलिए आपने एस इंटू 2 टाइम्स ऑफ 4πr² कर दिया, क्योंकि दो एरिया है उसमें, ठीक है। अच्छा, इस तरह के मैं कुछ एग्जांपल में लिखा हूँ, इस तरह स्टैंडर्ड क्वेश्चन में से पूछते हैं कि बहुत सारे है छोटे छोटे जो ड्रॉपलेट्स हैं लिक्विड का, वो मिलके एक बिगर ड्रॉपलेट्स बनाते हैं, बिगर ड्रॉपलेट्स बनाते हैं। तो इसमें जो चेंज इन एनर्जी कितना होगा,
है ना, वो अपने को कैलकुलेट करना होता है। तो आपको देखिए ये अगर छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स मिलके अगर ये बना है तो इसका मतलब इसके वॉल्यूम और इसके वॉल्यूम तो बराबर होंगे। तो पहला कंडीशन ये लगाएं कि मतलब n टाइम्स ऑफ v1, है ना, ये अगर n ड्रॉपलेट्स है तो एक का वॉल्यूम अगर v1 है तो क्या हो जाएगा, n इंटू वी वन इक्वल टू बड़े वाले का वॉल्यूम, n इंटू फोर बाई थ्री पाई आर क्यू इक्वल टू फोर बाई थ्री पाई कैपिटल आर क्यूब कर देंगे, है ना। तो ये आ जाएगा अपने पास कैपिटल आर का रिलेशन आ जाएगा, आर इक्वल टू कैपिटल आर इक्वल टू स्मॉल आर इंटू एन रेज टू पावर वन बाई थ्री, है ना। अच्छा, अब इनिशियल एनर्जी आप लिख लीजिए, इनिशियल इनिशियल एनर्जी क्या लिखेंगे, इसका एक ड्रॉपलेट्स की एनर्जी हो जाएगी एरिया इंटू, कहाँ गया अपना, एरिया इंटू एरिया इंटू सरफेस टेंशन, है ना। तो एरिया क्या हो जाएगा, इनिशियल फोर पाई स्मॉल आर स्क्वायर, और एन है तो एन से आपने मल्टीप्लाई कर दिया, एन एस फोर पाई आर स्क्वायर, और बड़े वाले को माइनस कर दिया, एस इंटू फोर पाई कैपिटल आर का स्क्वायर, यानी कैपिटल आर का स्क्वायर। अच्छा, ये बोलता है एनर्जी का ये जो लॉस हो रहा है, चेंज इन एनर्जी आ रहा है, वो चेंज इन एनर्जी किस में जा रहा है, वो चेंज इन एनर्जी आता है इंक्रीज करने में टेम्परेचर ऑफ दिस बिगर बबल, है ना। तो इसको कितना इंक्रीज किया टेम्परेचर, उसको इस एनर्जी को आपको किसके बराबर कर दो, एम एस डेल्टा टी के बराबर कर दो। एम क्या है, मास, है ना, मास ऑफ दिस बबल, और एस क्या, स्पेसिफिक हीट, है ना, डेल्टा टी क्या, चेंज इन टेम्परेचर, कितना टेम्परेचर में चेंज हुआ ये अपने को मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, कई बार बबल कोलैप्स करते हैं ना, बबल कोलैप्स करके इधर देखो, एक बबल था, है ना, 100 बबल मान लो, है ना, अंदर में भी एयर है बाहर में भी एयर है ना, तो इसके जितने वॉल्यूम है ये छोटा हो गया, कैपिटल आर हो गया, है ना। अच्छा, तो इसका मतलब इधर जो वॉल्यूम होगा इनिशियली फाइनल वॉल्यूम के बराबर होंगे, है ना। इनिशियल वॉल्यूम क्या लिखेंगे, इसका फोर पाई आर स्क्वायर, है ना, इसका सरफेस, और इसका जो थिकनेस टी है तो फोर पाई आर स्क्वायर इंटू टी, है ना, इसको बराबर कर देते फोर बाई थ्री पाई आर क्यू। अब अंदर में एयर नहीं बचा है ना, इसलिए आपने सीधा कर दिया फोर बाई थ्री पाई आर क्यू। यहाँ से कैपिटल आर का वैल्यू आ गया, ठीक है, कैपिटल आर का वैल्यू आ गया। तो इनिशियल एनर्जी इसका अपन कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि दो सरफेस है, अंदर में भी एयर है बाहर में भी एयर है, तो क्या हो जाएगा, एस इंटू फोर पाई आर स्क्वायर, और आपने टू से मल्टीप्लाई कर दिया दो सरफेस के लिए, फाइनल क्या हो जाएगा, एस इंटू फोर पाई कैपिटल आर का स्क्वायर, ये इसको चेंज इन एनर्जी क्या हो जाएगा, डेल्टा यू, डेल्टा यू को एम एस डेल्टा टी से आपने बराबर कर दिया, तो यहाँ पर भी चेंज इन टेम्परेचर आ जाएगा, ठीक है। अब एक्सेस प्रेशर इन लिक्विड ड्रॉप कितना होता है वो कैलकुलेट करते हैं पर, है ना। तो अपने को पता है कि जो कॉनकेव जो अंदर वाला है, अंदर में प्रेशर ज्यादा होता है बाहर से लिक्विड का, ठीक है। तो पी इनसाइड, है ना, पी इनसाइड अगर पी वन माना, पी आउटसाइड पी टू है, तो पी वन माइनस पी टू का वैल्यू होता है टू एस बाय आर, ये ड्रॉप है ना, टू एस बाय आर के। अच्छा, अगर बबल है तो मतलब अंदर में भी एयर बाहर में भी एयर, बाहर में एयर, दो सरफेस हो गए, इसलिए इसमें टू एस बाय आर ना हो गए फोर एस बाय आर, इसमें टू से और मल्टीप्लाई कर दिया दो सरफेस होने की वजह से, ठीक है। अच्छा, इफ बबल इन लिक्विड, यही एयर जो बबल है, बबल को अगर आप लिक्विड में रख देंगे तो उसके जो है ना एक ही सरफेस बनेंगे जो एयर के कांटेक्ट में होंगे, एयर के कांटेक्ट में होंगे, बाहर वाला क्या हो जाएगा, लिक्विड के कांटेक्ट में आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, है टू एस बाय आर के बराबर, ठीक है। अब देखते हैं टू सॉफ्ट बबल इन कांटेक्ट, दो सॉफ्ट बबल को अगर आप कांटेक्ट में लाते हैं तो उसकी एक दूसरा जन एक कर्वेचर क्रिएट होता है, उस कर्वेचर का रेडियस आपको पूछता है कई बार, है ना। ये देखिए दो बबल को आपने इसको अटैच किया, तो ये जो कर्वेचर यहाँ पे बना है ना, ये जो कर्वेचर यहाँ पे आपको बना, है ना, इस कर्वेचर का है ना आपको रेडियस पूछता है, इसका आर थ्री रेडियस मान लिया, है ना। तो यहाँ से लिख लिया पी टू माइनस पी नॉट, क्योंकि अंदर में प्रेशर ज्यादा होगा, माइनस पी नॉट इक्वल टू फोर एस बाय आर। सिमिलरली इसके लिए लिखा है ना, पी वन माइनस पी नॉट इक्वल टू फोर एस बाय आर वन, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो अपने पास पी वन माइनस पी टू आ गया। पी वन माइनस पी टू मतलब इसमें से इसको माइनस कर रहे हैं, इसमें से इसको माइनस कर रहे हैं, तो पी वन माइनस पी टू, इसी के लिए इसको अपन लिख दिया फोर एस बाय आर थ्री, है ना। तो फोर एस दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा, तो अपने पास आर थ्री की वैल्यू आर वन आर टू डिवाइड बाय आर टू माइनस आर वन आ जा रहा है। सिमिलरली अगर ये सॉफ्ट बबल एक दूसरे के इनसाइड ही अगर पड़ा रहे तो उसका रिलेशन आर वन आर टू डिवाइड बाई आर वन प्लस आर टू, ये तो बाहर से इस कॉन्टेक्ट में आया है ना, अगर ये अंदर से ही कॉन्टेक्ट में है तो यहाँ पे आर टू प्लस आर वन हो जाता है, यहाँ पे आर टू माइनस आर वन रहता है पहले केस में, है ना, ये हो गया। अब विस्कस फोर्स की बात कर लेते हैं। विस्कस फोर्स मतलब कि फ्लूइड के जो लेयर होते हैं, फ्लूइड के लेयर आपस में जो है ना एक दूसरे पे फोर्स लगाते रहते हैं। ऊपर वाला लेयर ज्यादा वेलोसिटी से चलता है, नीचे वाला लेयर कम वेलोसिटी से चलता है, तो ऊपर वाले जो लेयर है उसको नीचे वाला लेयर खींचता है पीछे की तरफ, है ना। तो विस्कस फोर्स एक फ्रिक्शन फोर्स की तरह ही है, फ्रिक्शन फोर्स ही है जो कि लिक्विड में लगता है ना।
लिक्विड में लगता है, और वो जो रिलेटिव वेलोसिटी है बिटवीन टू लेयर्स उसको अपोज करने का काम करता है ना। फ्लूइड फ्रिक्शन व्हिच अपोजिट द रिलेटिव मोशन बिटवीन टू लेयर्स, है ना। यहाँ पे मैंने एक फ्लूइड बनाया, फ्लूइड बह रहा है, इसमें बहुत सारे लेयर को मैंने बना दिया है ना। मान लिया कि ऊपर वाला लेयर v प्लस dv वेलोसिटी से आगे जा रहा है, उससे नीचे dy डिस्टेंस नीचे एक लेयर है जो v वेलोसिटी से आगे चल रहा है। अपने को पता है ऊपर वाला वेलोसिटी, ऊपर वाला जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो टॉप वाला है ना ज्यादा वेलोसिटी से फ्लो कर रहा होता है ना। तो ये जो वेलोसिटी में जो डिफरेंस आया v प्लस dv माइनस v, कितना आ जाएगा dv, और इसके जो गैप है दोनों के बीच में dy, है ना। ये क्या आ जाएगा, विस्कस फोर्स की वैल्यू ईटा a dv बाय dy, ईटा a dv बाय dy, ठीक है। चलिए, ईटा ए डीवी बाई डी वाई, अच्छा ये सब ईटा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, एरिया ए है एरिया ऑफ कांटेक्ट, डीवी बाई डी वाई का वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेलोसिटी ग्रेडियंट। जैसे अपने न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में जो के बाद जो फ्रिक्शन पढ़ते हैं उसमें जो है जो फ्रिक्शन फोर्स होता है वो होता है म्यू इंटू एन, म्यू इंटू एन, मतलब एरिया पे लगभग नेग्लिजिबली डिपेंड करता है, एरिया पे डिपेंड नहीं करता है। लेकिन यहाँ का जो फ्रिक्शन फोर्स है वो एरिया पर भी डिपेंड करता है। जितना ज्यादा कांटेक्ट में रहेगा वो, है ना, लेयर जितना ज्यादा कांटेक्ट, जितने एरिया कांटेक्ट में है उतना ज्यादा उस पर विस्कस फोर्स उतनी ज्यादा लगेगी। अच्छा, माइनस साइन यहाँ पे इसलिए लगा है क्योंकि ये अ, जो रिलेटिव मोशन हो रहा है उसको अपोज कर रहा है ना। मोशन इधर हो रहा है तो लेयर में फ्रिक्शन इधर की ओर लग रहा होगा, पीछे की तरफ लग रहा होगा, है ना, इसलिए ऐसा लगा है। अच्छा, इसका क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन किस तरह से पूछेगा। एक एक ऑब्जेक्ट है ना, एक कोई ब्लॉक है, इसको जो है ना किसी सरफेस पे से रख दिया, जिस सरफेस में आपने कुछ ऑयल वगैरह ऐसे इसमें डाल दिया है ना, तो उस पे उसको जो है ना क्या चला रहे हो आगे की ओर, ये बोलता है कि कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे की ओर मूव करना चाहिए। क्यों मूव करेगा भाई कांस्टेंट वेलोसिटी, क्योंकि नेट फोर्स जीरो करना होगा तब उसके लिए। तो बोलता है कितना एक्सटर्नल फोर्स लगाना चाहिए कि ये कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे की तरफ मूव करे। ऑब्वियस सी बात है, ऑब्वियस सी बात है क्या, जितना विस्कस फोर्स पीछे लग रहा होगा उतना ही फोर्स आगे लगा दो भाई, आगे लगा दो तो नेट फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये जो लेयर है, जितना लिक्विड आपने इस पे इसका जो थिकनेस है ना, तो वो कितना है टी के बराबर, और वी वेलोसिटी से आगे चला जा रहा हो, तो क्या हो जाएगा, दोनों लेयर के बीच में वेलोसिटी का डिफरेंस क्या हो जाएगा, v माइनस जीरो, क्योंकि नीचे बोला तो जीरो वेलोसिटी है, तो v माइनस जीरो डिवाइड उसका थिकनेस क्या है टी के बराबर, तो क्या आ जाएगा ईटा ए v बाई टी, ईटा ए v बाई टी। इतना एक्सटर्नल फोर्स आपको लगाना पड़ेगा इसको आगे ले जाने के लिए, ठीक हो गया। अच्छा, स्ट्रोक लॉ के बारे में बात कर लेते हैं। स्ट्रोक लॉ, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर फ्लूइड के अंदर कंप्लीटली सबमर्ज्ड हो और मूव कर रहा हो आगे की तरफ, है ना, मूव कर रहा हो आगे की तरफ, तो उसमें पीछे की तरफ एक फोर्स लगता है ना। उस फोर्स की वैल्यू कितनी होती है, उसकी फोर्स की वैल्यू होती है 6 पाई ईटा आर वी, है ना। मैंने अभी एग्जांपल के तौर पे एक ऑब्जेक्ट को रख लिया जो स्फेरिकल है ना, स्फेरिकल ही आपके सिलेबस में है, स्फेरिकल ऑब्जेक्ट यहाँ पर रख दिया, ठीक है। तो उसके लिए फॉर्मूला ये आता है ना। ईटा है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, आर है रेडियस ऑफ दिस स्फेरिकल ऑब्जेक्ट, एंड वी है वेलोसिटी, कितने वेलोसिटी से आगे की ओर जा रहा है। अच्छा, ये इस पे फोर्स की वैल्यू एफ वी की वैल्यू किस पे, किस बात पे डिपेंड करती है, ये उस बात पे डिपेंड करती है इसका शेप कैसा है। जैसे कई बार अपन जो है साइकिल वगैरह चलाते हैं, इस तरह से ऐसा चलाते हैं, इस तरह से चलाते हैं ताकि अपने एरिया को क्या कर ले, कम कर दे। जितना ज्यादा एरिया कम होगा उतना ज्यादा जो है ना आपका जो विस्कस फोर्स की वैल्यू आपके पे कम लगेगी, और आप ज्यादा स्पीड से आगे की ओर भागोगे, है ना। तो इसका शेप और साइज पे डिपेंड करता है ना। कितने वेलोसिटी से आप ट्रेवल मतलब स्पीड से जा रहे हैं उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। और कौन सा मीडियम है ना, उसकी विस्कोसिटी कितने हैं, वो सब बातों पे डिपेंड करता है विस्कस फोर्स की वैल्यू, है ना। ये बातें आपको ध्यान में रखना। अच्छा, टर्मिनल वेलोसिटी, टर्मिनल वेलोसिटी देख लेते हैं। कोई भी एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है, किसी आप फ्लूइड में आपने उसको डिप कर दिया, फ्लूइड में आपने डिप कर दिया, तो इनिशियली तो उसका जो है mg की वैल्यू ज्यादा होगी, mg की वैल्यू ज्यादा होगी तो वो फटाफट फटाफट अंदर इनसाइड की ओर जा रहा होगा। जैसे अंदर की ओर जा रहा होगा उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही होगी, है ना। इंक्रीज वेलोसिटी इंक्रीज हुआ तो एफ वी की वैल्यू इंक्रीज हो रहा होगा, है ना, इंक्रीज हो रहा होगा। अच्छा, एक तो बॉइंट फोर्स ऊपर की तरफ लगता है ना, बॉइंट फोर्स ऊपर की तरफ लगता है। ऊपर लगने वाले दो फोर्सेज हो गए, एक तो विस्कस फोर्स, दूसरा बॉइंट फोर्स हो गए। नीचे में mg है, नीचे में mg है, हाँ भाई। अच्छा, इसका मतलब किसी एक टाइम तो ऐसा आएगा जिस टाइम पे नीचे लगने वाला mg, ऊपर लगने वाला दो जो फोर्स है, एक जो पॉइंट फोर्स है दूसरा विस्कस फोर्स, दोनों की वैल्यू बराबर हो जाएगी। उस टाइम पे नेट फोर्स की वैल्यू जीरो होगा। जैसे ही नेट फोर्स की वैल्यू जीरो होगा, अपने को पता है कि एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। एक्सेलरेशन किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर जीरो होता है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा होता है, वही सिचुएशन यहाँ पे अचीव हो जाएगा, वही सिचुएशन यहाँ पे अचीव हो जाएगा। और वो उस स्पीड को अपना क्या बोलेंगे, जिस स्पीड पे नेट फोर्स की वैल्यू जीरो हो जाएगा उसको टर्मिनल वेलोसिटी बोलेंगे, टर्मिनल स्पीड बोलेंगे, है ना। तो 2r² बाई 9 ईटा रो एस माइनस रो एल इंटू जी होता है ना, इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अच्छा,
ये तो देखो जो लिक्विड का ये जो आपका ऑब्जेक्ट था नीचे की तरफ जा रहा था, इसका मतलब रो एस माइनस रो एल। अगर रो एस ग्रेटर देन रो एल है तो ये नीचे की तरफ जाएगा, है ना। अगर रो एस लेस देन रो एल है तो ये ऊपर की तरफ जाएगा। जैसे कि आपने बबल को देखा होगा, वाटर बबल, है ना। वाटर में अगर बबल आप क्रिएट करते हो वो ऊपर की तरफ क्यों भागता है? क्योंकि उसकी डेंसिटी कम है ना, उसकी डेंसिटी कम है लिक्विड से, है ना, इसलिए ऊपर की तरफ भागता है। तो ये बात ध्यान में रखना। अच्छा, टर्मिनल वेलोसिटी और टाइम के साथ रिलेशन। टाइम के साथ रिलेशन क्या होता है? इनिशियली क्या हो रहा है, धीरे धीरे जैसे कि वेलोसिटी बढ़ता है, जैसे कि एम जी फोर्स फोर्स की वैल्यू बढ़ते जाते बट एक टाइम आता है दोनों बराबर हो जाता है, धीरे धीरे बढ़ते गया और वेलोसिटी की वैल्यू क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई टाइम के साथ, है ना। टाइम के साथ ये कांस्टेंट हो जाता है। अच्छा, आर के साथ ऐसा ग्राफ हो जाएगा, है ना। वी टर्मिनल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर का स्क्वायर, इस तरह का ग्राफ बनेगा, है ना। अब एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट देख लेते हैं। एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट मतलब क्या है? उससे पहले अपन दो फोर्स के बारे में जानते हैं। एक तो होता है कोहेसिव फोर्स, दूसरा होता है एडहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स मतलब क्या कि सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स लगता है उसको कोहेसिव फोर्स बोलते हैं। कई लिक्विड ऐसे होते हैं जिसमें कोहेसिव फोर्स डोमिनेट करता है, एडहेसिव फोर्स है ना। जैसे कि आप मर्क्यूरी के ऐसे हाथों पर रखोगे तो मर्क्यूरी आपके हाथ में नहीं चिपकता है ना, क्योंकि उसमें कोहेसिव फोर्स की वैल्यू ज्यादा है। वो अपने मॉलिक्यूल्स के साथ, खुद के साथ ज्यादा वो लॉयल है ना, इसलिए आपके हाथों में नहीं चिपक रहा है। whereas अगर वाटर का यहाँ ड्रॉप रखोगे तो वाटर आपके हाथों में क्या हो जाएगा, फैल जाएगा, क्योंकि वाटर की एफिनिटी दूसरे ऑब्जेक्ट से चिपकने का ज्यादा होता है, दूसरे ऑब्जेक्ट से ज्यादा फोर्स वो लगाता है ना, इसलिए वाटर चिपक जाता है और मर्क्यूरी नहीं चिपकता है, राइट। तो यहाँ पे है ना, एक आपने कोई केपलरी ले लिया और इसको इसमें डिप किया, तो इसमें सपोज फॉर एन एग्जांपल यहाँ पे वाटर है ना। तो ये वाटर इसमें ऊपर चढ़ गया कुछ ऊपर चढ़ गया, तो ये जो लेयर बना है ना, लेयर जो बना इस पे एक टेंजेंट आपने ड्रॉ किया यहाँ पे, है ना। यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ किया, है ना। एक तो टेंजेंट यहाँ पे ड्रॉ कर दिया लिक्विड सरफेस पे। दूसरा ये जो कैपिलरी आपने जो डाला था ना अंदर में, इस पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, किसके तरफ, लिक्विड की तरफ, है ना। तो ये टेंजेंट और ये जो कैपिलरी उस पे जो टेंजेंट आपने लिक्विड की तरफ ड्रॉ किया, इसमें जो एंगल बनता है इसी एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, है ना। तब देखो, कोहेसिव अगर एडेसिव फोर्स की वैल्यू बड़ी होती कोहेसिव फोर्स से, है ना, फॉर द केस ऑफ वाटर, उसमें एंगल ऑफ कांटेक्ट वैल्यू 90 डिग्री होता है, मतलब लेस देन 90 डिग्री होता है ना, लेस देन 90 डिग्री। कई बार, अच्छा, तो दूसरा मरकरी में जैसे आप वही कैपिलरी को ऐसे डालोगे तो डिप्रेस हो जाता है ना, मतलब वो खुद के साथ ज्यादा रहना चाहता है, ये इसके साथ नहीं चिपकेगा, है ना। ये जो आपके पास जो कैपिलरी इसके साथ नहीं चिपकेगा। यहाँ पर आपको अगर एंगल ऑफ कांटेक्ट ढूंढना है तो फिर जा क्या करेंगे, लिक्विड का सरफेस इस तरह से बना, इसमें एक टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए, यहाँ टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, एक टेंजेंट इस पे ड्रॉ करेंगे, एक टेंजेंट कैपिलरी ड्रॉ करेंगे, इसके बीच का जो एंगल हो गया इसको क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ कांटेक्ट, है ना। ये थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा, है ना, मतलब कोहेसिव फोर्स की वैल्यू ग्रेटर देन है एडहेसिव फोर्स से, है ना। ये एच जी हो गया, मर्क्यूरी, ठीक हो गया। अच्छा, अब कैपिलरी राइज, है ना। कई कैपिलरी है, कोई आपकी पतली से अगर ट्यूब है, कोई पतली सी ट्यूब, उसको कैपिलरी बोलते हैं ना। पतली सी ट्यूब कभी आपने जाना पानी में से डिप करके देखना, उसमें थोड़ा सा पानी ऊपर चढ़ जाएगा, है ना, थोड़ा सा पानी ऊपर चढ़ जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसकी एफिनिटी क्या है, पानी की एफिनिटी क्या होता है कि एडिसिव फोर्स उसमें प्रीडोमिनेंट होता है, इसलिए ऊपर चढ़ गया है। उसी तरह से अगर मर्क्यूरी में डाल दोगे तो डिप्रेस हो जाएगा, मर्क्यूरी ऊपर उस पर नहीं चढ़ेगा, है ना। तो कितना डिप्रेस हुआ या फिर कितना हाइट उस पर राइज हुआ कैपिलरी में, वो कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है 2s cos थीटा डिवाइड बाय रो जी आर के बराबर, वेयर एज ऐसा सरफेस टेंशन, थीटा है आपका एंगल ऑफ कांटेक्ट, रो है डेंसिटी ऑफ लिक्विड, जी है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और आर है रेडियस, है ना, रेडियस ऑफ ट्यूब, जो भी पतली से आपने ट्यूब डाला उसका रेडियस है वो, है ना। अच्छा, इसको आप इस टर्म में भी आप याद रख सकते हैं, 2s डिवाइड बाय रो जी कैपिटल आर क्या है, रेडियस ऑफ मिनिस्कस है, रेडियस ऑफ मिनिस्कस। मिनिस्कस क्या, ये देखिए मैं बता देता हूँ। आपने ऐसा कैपिलरी कुछ डाला है ना, ये ऐसा मिनिस्कस उसमें बना है ना। कई बार आपने ग्लास वगैरह में पानी देखोगे ना, तो इस तरह से ऐसा आपको दिखाई देता है ना, इस तरह से ऐसा दिखाई देता है, ये लिक्विड ऊपर चढ़ गया, है ना। अच्छा, ये जो आपका ये मिनिस्कस बना, इसको लेके एक जो आप एक स्फेरिकल चीजें यहाँ पे ऐसा ड्रॉ करो, इसका कुछ ना कुछ सेंटर होगा, इसका जो रेडियस ये हुआ, है ना, ये तो आपके पास स्मॉल आर तो था, ये जो एंगल बना एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, है ना, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, तो ये इसमें जो रिलेशन होता है कॉस थीटा इक्वल्स टू आर बाई कैपिटल, यही जो है ना, कॉस थीटा बाय आर की वैल्यू यहाँ पुट कर दिया, कॉस थीटा डिवाइड बाय आपका जो स्मॉल आर है, स्मॉल आर की वैल्यू 1/r यहाँ पुट कर दिया, 1/r यहाँ पुट कर दिया, तो क्या 2s डिवाइड बाय रो जी आर आ गया, है ना। तो कैपिटल आर क्या है, कैपिटल आर है रेडियस ऑफ मिनिस्कस, ये जो मिनिस्कस बना ना, ये इसका रेडियस है ना, ये वाला कैपिटल आर। और स्मॉल आर क्या है, ये जो ट्यूब है, ट्यूब का रेडियस है ना, दोनों अलग अलग चीजें आप ध्यान में रखना,
ठीक है, तो ये था आपका फुल डिस्कशन अबाउट द फ्लूइड मैकेनिक्स, है ना। होप सो कि ये देख के आपको बहुत आनंद आया होगा। इसी तरह से पढ़ते रहिए जब तक एग्जामिनेशन ना हो जाए, है ना। आपको मनोबल को ऐसा वीक नहीं करना है, लगे रहना है, एकदम जोरदार तरीके से लगे रहना है। तो चलिए किसी और नेक्स्ट कोई वीडियो मैं आपके लिए लेकर आता हूँ। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, मचाते रहिए। मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।